Dear viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Wave YouTube classes for you. हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एन तिवारी। इस वीडियो में हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कुछ कोर्सेज में मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जगह इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आज हम लोग इस वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। यह पूरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कह लें या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पेपर के एमसीक्यूज़ को हमने 2 यूनिट्स में डिवाइड किया है, जिसका यह पहला यूनिट है। इसके दूसरे पार्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। इस एमसीक्यू सीरीज़ में हमने इस पेपर से संबंधित जो चैप्टर्स हैं उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को इसमें शामिल किया है। यह वीडियो कॉमर्स ग्रुप या मैनेजमेंट ग्रुप के उन स्टूडेंट के लिए तो उपयोगी होगा ही जिनके एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ प्रश्न आते हैं। वहीं साथ ही साथ यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मददगार साबित होगा। इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हर चैप्टर को कवर किया गया है और कोशिश यह की गई है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज़ को इस प्रकार से सेलेक्ट किया जाए जिससे कि उस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके, जिससे कि केवल एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस करने में ही मदद ना मिले, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी आपको मदद मिल जाए। आज का एमसीक्यू शुरू करने के पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए आज का एमसीक्यू शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वह है, एज पर कंपनी एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूड्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वित्तीय विवरण में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए इनकम स्टेटमेंट्स, आय विवरण। ऑप्शन बी बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। ऑप्शन सी फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण। ऑप्शन डी कैश फ्लो स्टेटमेंट, नगद प्रवाह विवरण। स्टूडेंट, आप सबको इस प्रश्न में यह बताना है कि कंपनी एक्ट के अनुसार जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिस्ट है उस लिस्ट में इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन शामिल नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 240 के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या शामिल है उसकी एक लिस्ट दी गई है, जिसमें सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वह है बैलेंस शीट्स, दूसरा है इनकम स्टेटमेंट्स, तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, चौथा है स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी और पांचवा है इन चारों से संबंधित कोई भी एनेक्स्चर, नोट या फार्मिंग पार्ट या रिलेटेड डॉक्यूमेंट यदि कोई है तो वह भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा हो सकता है। तो यहाँ एक बार ऑप्शंस में यदि देखें तो बाकी सब जैसे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये तीनों तो शामिल हैं, लेकिन ऑप्शन सी फंड फ्लो स्टेटमेंट शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण नॉट इंक्लूड्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर कंपनी एक्ट 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, द फॉर्म ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट इज। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप होता है।
ऑप्शन ए हॉरिजेंटल समतल, ऑप्शन बी वर्टिकल लंबवत, ऑप्शन सी हॉरिजेंटल और वर्टिकल समतल अथवा लंबवत, ऑप्शन डी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल बोथ समतल तथा लंबवत दोनों। जहाँ तक कंपनीज बैलेंस शीट का प्रश्न है, अभी नए कंपनी एक्ट यानी कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 के हिसाब से यदि बात करें तो कंपनी बैलेंस शीट का प्रारूप कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यह 2 हिस्सों में बटा होता है। अगर वर्टिकली देखें तो मोटे तौर पे यह स्टेटमेंट 2 हिस्सों में बटा होता है। एक ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का होता है, नीचे वाला हिस्सा एसेट्स का होता है। और यह बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है यह वर्टिकल फॉर्मेट है। अब सभी कंपनियों को, यानी जब से ये कंपनी एक्ट 2013 अप्लीकेबल हुआ है तब से सभी कंपनियों को इसी फॉर्मेट में अपना बैलेंस शीट बनाना होता है। और इस फॉर्मेट को यहाँ पर वर्टिकली रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए कंपनीज बैलेंस शीट अब जो बनती है वह केवल और केवल एक ही फॉर्मेट में बन सकती है और वह है वर्टिकल फॉर्मेट। ओके, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी वर्टिकल लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, वित्तीय विवरण होते हैं। ऑप्शन ए एंटीसिपेटेड फैक्ट्स, प्रत्याशित तथ्य, ऑप्शन बी रिकॉर्डेड फैक्ट्स, अभिलिखित तथ्य, ऑप्शन सी एस्टीमेट्स ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों के अनुसार, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सामान्यतया फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में तैयार किए जाते हैं। ये उन फैक्ट्स पर आधारित होते हैं जिन्हें अकाउंटिंग सिस्टम में शामिल किया जाता है। कुछ ऐसी भी घटनाएं हो सकती हैं, कुछ ऐसे भी इवेंट्स हो सकते हैं जो बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो हैं, लेकिन इन्हें यदि अकाउंटिंग सिस्टम में शामिल नहीं किया गया है तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं होते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये शामिल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग पर बेस्ड होता है और अकाउंटिंग के जो रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं उन पर बेस्ड होता है। तो इसलिए यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिकॉर्डेड फैक्ट्स। वित्तीय विवरण अभिलिखित तथ्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइबिलिटीज फॉर बिल्स डिस्काउंटेड इज नोन एज, भुनाए गए बिलों के लिए दायित्व है। ऑप्शन ए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज, संभाव्य दायित्व, ऑप्शन बी करेंट लाइबिलिटीज, चालू दायित्व, ऑप्शन सी नॉन करेंट लाइबिलिटीज, अस्थायी दायित्व, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर जानने के पहले सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझना होगा या बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जानना होगा, तब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम कर सकते हैं और इससे संबंधित और भी यदि प्रश्न आते हैं तो उनका आंसर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सिस्टम को एक बार आपको याद दिलाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक मिस्टर ए है, इसने बी से कुछ सामान परचेज किया। हम सब जानते हैं कि सामान्यतः परचेज प्राइस को 2 तरीके से सेटल किया जा सकता है, या तो कैश में पेमेंट कर दें या क्रेडिट परचेज। तो यदि क्रेडिट परचेज होता है तो इसके भी बहुत सारे विकल्प होते हैं। इन्हीं में एक विकल्प होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, यानी बिल्स का। अब बिल्स का लॉजिक क्या है, अगर ए ने बी से सामान परचेज किया
तो बी ए को एक शर्त पर सामान उधार दे सकता है। वह क्या करता है, एक बिल बनाता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, जिसका प्रारूप कुछ इस प्रकार से होता है। आप इसको देख सकते हैं। इसमें कुछ खास बातें नहीं होती हैं, बस फ्यूचर में पेमेंट करने का एक तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बिल लिखने वाले और बिल को एक्सेप्ट करने वाले के बीच में होता है। तो यहाँ चूँकि जो परचेज हुआ है, बी ने सामान बेचा है, तो बिल बनाने का जो अधिकार है या बिल को ड्रा करने का जो राइट है वह सेलर के पास होता है, यानी बी के पास होगा। अब बी ने ए के ऊपर एक बिल बना दिया, एक बिल लिख दिया और इस बिल को मिस्टर ए ने एक्सेप्ट कर लिया। बिल को एक्सेप्ट करने का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब है वो ये है कि मिस्टर ए मान गए कि आप जो शर्त रख रहे हैं, जिस दिन आपको पैसा चाहिए या जिस दिन आप बिल प्रेजेंट करेंगे उस दिन हम आपका पैसा पेड कर देंगे। यहाँ देखें बिल ये लिखा हुआ है कब, 1 मई 2013 को, और किस दिन एक्सेप्ट किया गया है, तो 5 मई 2013 को मिस्टर ए ने एक्सेप्ट कर लिया है। और बिल कितने दिन के लिए लिखा हुआ है, तो बिल देखें तो 2 मंथ का है, यानी बिल जो है पेबल होगा आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद इस बिल की मैच्योरिटी है। जब इस बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी तो उस दिन मिस्टर बी इस बिल को ए को भिजवा देंगे और ए इसका पेमेंट कर देंगे। यह मार्केट में सिस्टम चलता है। अब यह बिल मिस्टर बी के पास रहेगा। बी अगर चाहें तो इस बिल के बदले में ये भी अपने सप्लायर से सामान खरीद सकते हैं और इनका सप्लायर यह बिल ठीक उसी तरीके से एक्सेप्ट करेगा, लेगा जिस तरीके से पैसा लेता है। करना क्या होगा, बस इस बिल को मिस्टर बी इंडोर्स कर देंगे अपने सप्लायर को कि भाई देखो 2 महीने बाद इसकी मैच्योरिटी है, जिस दिन मैच्योरिटी होगी आप मिस्टर ए के पास जाना और इसके पैसे आपको मिल जाएंगे। तो यह एक सिस्टम चलता है, ये बिल का एक सिस्टम है। अभी एक ऑप्शन और मिस्टर बी के पास है, यानी पहला ऑप्शन तो बताया कि अगर वो कोई सामान परचेज करना चाहते हैं तो इस बिल का इस्तेमाल ठीक वो कैश की तरह कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन यह है कि अगर उनको पैसे की ज़रूरत है, कैश चाहिए, तब क्या कर रहे हैं, तो इसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये ऑप्शन होता है कि जो बिल का ड्रावर है, बिल को ड्रा करने वाला है, वह चाहे तो इस बिल का डिस्काउंटिंग भी करा सकता है। डिस्काउंटिंग का मतलब है कि वो फाइनेंशियल एजेंट के पास जाते हैं, जैसे बैंकर हो सकते हैं, साहूकार हो सकते हैं, उनके पास यह बिल ले जा कर के और बिल को डिस्काउंट करा लिया जाता है। डिस्काउंटिंग का लॉजिक यह है कि मान लीजिए ये 8,800 का बिल है, 200, 300, 400 के डिस्काउंट पर जो फाइनेंशियल एजेंट्स होते हैं वह इस बिल को डिस्काउंट कर देते हैं, यानी पैसा दे देते हैं, कुछ इसमें से कमीशन अपना काट करके, क्योंकि उनको तो पता है कि जैसे ही ये मैच्योर होगा उस समय ये कैश में कन्वर्टेबल होगा। तो ये बीच का एक रास्ता होता है जिसको कहते हैं डिस्काउंटिंग। अब मान लीजिए मिस्टर बी ने इस बिल को पीएनबी बैंक से डिस्काउंट करा लिया। अभी क्या है, जैसे ही बिल मैच्योर होगा तो पीएनबी मिस्टर ए के पास यह बिल भेजेगा कि देखो भैया ये एक बिल मार्केट में आपने जो लिखा था यह बिल मैच्योर हो गया है और आप इसके पैसे दे दो। अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि यदि मिस्टर ए पीएनबी बैंक को पैसे नहीं देते हैं या बिल का अमाउंट पे नहीं करते हैं तब क्या कंडीशन होगी, तो दूसरी कंडीशन यह पीएनबी बैंक के पास होगी कि वह मिस्टर बी का गला पकड़े और कहे कि देखो भैया ये बिल जो आपने दिया था यह बिल डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड हो गया का मतलब इसकी इज्जत नहीं रखी गई, यह बिल डिसऑनर्ड हो गया, इसका पेमेंट नहीं मिला है और देखो ये आपसे मुझे मिला था तो इसके जिम्मेदार आप होगे। मतलब बी यदि बिल को डिस्काउंट करा लेता है
तो ऐसा नहीं है कि वह इस बिल की लाइबिलिटी से मुक्त हो जाता है। यदि यह बिल डिसऑनर्ड होता है तो उस कंडीशन में मिस्टर बी की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी हो सकती है, संभावित दायित्व हो सकता है, यानी वह पीएनबी को उसे पूरे पैसे लौटाने पड़ सकते हैं जो बिल अमाउंट है। लेकिन ये सिचुएशन कब है? जब डिसऑनर्ड हो जाए तब। तो जब तक यह बिल ऑनर्ड नहीं होता है तब तक बिल के डिस्काउंट कराने वाले की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होती है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी आप सब जानते हैं, ये इस प्रकार की लाइबिलिटी ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अब इस प्रश्न का सही जवाब आप दे सकते हैं कि यदि बिल को डिस्काउंट करा लिया जाए और डिस्काउंट कराने के बाद भी कोई लाइबिलिटी क्या बन सकती है, तो हाँ, सीधे सीधे कोई लाइबिलिटी तो नहीं बनती है, लेकिन हाँ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बनती है। यदि बिल डिसऑनर्ड हो जाए तो इसके संबंध में एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी रेज हो सकती है, उस समय ये लाइबिलिटी के रूप में आ सकती है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, संभावित दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द ... ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया के ... होते हैं, मतलब क्या होते हैं? ऑप्शन ए फर्स्ट प्रोडक्ट, प्रथम उत्पाद। ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, द्वितीयक उत्पाद। ऑप्शन सी इंड प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद। ऑप्शन डी बाई प्रोडक्ट, उप उत्पाद। अभी हमने बताया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ये फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में तैयार किए जाते हैं और ये बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी। यह अकाउंटिंग सिस्टम के फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, यानी इंड प्रोडक्ट होते हैं, अंतिम उत्पाद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेन, वित्तीय विवरण में समाहित हैं। ऑप्शन ए मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, मौद्रिक सूचना। ऑप्शन बी नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन और मौद्रिक सूचना। ऑप्शन सी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, गुणात्मक सूचना। ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ टाइप्स, ए तथा बी दोनों प्रकार की। जहाँ तक आप सब जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के आउटकम्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम के आउटपुट्स होते हैं और यह फाइनेंशियल अकाउंटिंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पर बेस्ड होता है, अर्थात ऐसे इंफॉर्मेशन को ही केवल शामिल करता है जो मनी मेजरेबल हों। इसीलिए इसके जो आउटकम्स होते हैं, इसका जो समरी सीट होता है जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, वो केवल मॉनेटरी इंफॉर्मेशन को ही शामिल करते हैं, नॉन मॉनेटरी, क्वालिटेटिव या इससे अतिरिक्त कोई अन्य प्रकार की इंफॉर्मेशन को कैरी नहीं करते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, वित्तीय विवरण में मौद्रिक सूचना समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, वित्तीय विवरण के निर्वचन में शामिल है। ऑप्शन ए क्रिटिसिज्म एंड एनालिसिस। ऑप्शन बी कंपैरिजन एंड ट्रेंड स्टडी। ऑप्शन सी ड्राइंग कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इंटरप्रिटेशन एनालिसिस के बाद किया जाता है। अकाउंटिंग सिस्टम में एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड की एनालिसिस करके और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो रिजल्ट शो किए जाते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इन्फॉर्मेशन शामिल होती हैं उनका
इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इंटरप्रिटेशन में क्रिटिसिज्म और एनालिसिस, कंपैरिजन, ट्रेंड एनालिसिस, ड्राइंग कंक्लूजन, ये सभी शामिल होते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज आर सर्टिफाइड बाय एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से क्या प्रमाणित होता है? ऑप्शन ए प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता, ऑप्शन बी परफॉर्मेंस, निष्पादन क्षमता, ऑप्शन सी फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ये सभी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस से बिजनेस के ओवरऑल परफॉर्मेंस की जानकारी होती है। बिजनेस एक्टिविटी के क्या आउटकम्स हैं, उसके क्या परिणाम हैं, इन सब की जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस की परफॉर्मेंस, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन, ये सभी शामिल होते हैं। इसलिए यहाँ इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेंट रेशियो इज, चालू अनुपात है। ऑप्शन ए करेंट एसेट अपॉन करेंट लाइबिलिटीज, ऑप्शन बी करेंट लाइबिलिटीज अपॉन करेंट एसेट, ऑप्शन सी करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लाइबिलिटीज, ऑप्शन डी करेंट लाइबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट। करेंट रेशियो किसी बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बताता है। इससे यह पता चलता है कि बिजनेस की करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी के मुकाबले में कितनी है। तो यहाँ करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटीज के रेशियो को चेक किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, वह है ऑप्शन ए, करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट अपॉन करेंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडियल करेंट रेशियो। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शतम चालू अनुपात है? ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अभी हम सब लोग ने देखा करेंट रेशियो क्या होता है। तो करेंट रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बताता है और इसमें करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी का रेशियो देखा जाता है। जहाँ तक 1:1 का मतलब है कि यदि करेंट रेशियो 1:1 है तो इसका मतलब होता है कि जितनी करेंट लाइबिलिटी है उतनी ही करेंट एसेट हो। तो यह तो एक क्रिटिकल स्टेज माना जाता है, यह एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। वहीं 1:2 की बात करें तो यह तो और एडवर्स स्थिति है जहां पर एसेट 1 हो जबकि करेंट लाइबिलिटी 2 के बराबर हो, जस्ट डबल हो। यह स्टेज तो बिजनेस के लिए एडवर्स स्टेज होती है जहां पर करेंट लाइबिलिटी करेंट एसेट के डबल हो जाए, तो यह भी अच्छी स्थिति नहीं है। वहीं ऑप्शन सी की बात करें 2:1, हाँ यह एक आइडियल रेशियो है। इसका मतलब है कि करेंट एसेट यदि 2 है तो करेंट लाइबिलिटी 1 होनी चाहिए, यानी करेंट लाइबिलिटी के जस्ट डबल करेंट एसेट यदि है तो यह एक आइडियल करेंट रेशियो माना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विड रेशियो इज, तरल अनुपात है। ऑप्शन ए करेंट एसेट अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज, लिक्विड लाइबिलिटीज अपॉन करेंट एसेट, ऑप्शन सी इज लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लाइबिलिटीज, ऑप्शन डी लिक्विड एसेट अपॉन करेंट लाइबिलिटीज। लिक्विड रेशियो के अंतर्गत लिक्विड एसेट और करेंट लाइबिलिटीज के रेशियो को देखा जाता है। यह रेशियो ये बताता है कि करेंट लाइबिलिटीज के अगेंस्ट
लिक्विड एसेट कितने की हैं? लिक्विड एसेट का मतलब है कि जिन्हें तुरंत कैश में कन्वर्ट किया जा सके। और लिक्विड एसेट की जहाँ तक बात है तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ करके बाकी जितनी करंट एसेट में एसेट शामिल होती हैं उन सबको तत्काल लिक्विड एसेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जिसे कैश या कैश इक्विवेलेंट तुरंत कन्वर्ट किया जा सके उसे हम लिक्विड एसेट कहते हैं। तो यहाँ लिक्विड एसेट में वो सारी करंट एसेट शामिल होती हैं जो स्टॉक या प्रीपेड से संबंधित नहीं है। मतलब सारी करंट एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को घटा दिया जाता है, बाकी जो बचता है वो लिक्विड एसेट होता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिक्विड और क्विक एसेट इज तरल अथवा त्वरित संपत्ति है। ऑप्शन ए करेंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ऑप्शन बी करेंट एसेट माइनस स्टॉक, ऑप्शन सी करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ऑप्शन डी करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस। स्टूडेंट, अभी हमने लिक्विड एसेट के बारे में आपको बताया। लिक्विड एसेट में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस इज इक्वल टू लिक्विड और क्विक एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड्स इन करेंट एसेट्स। निम्नलिखित में से कौन चालू संपत्ति में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए डेप्टर्स देनदार, ऑप्शन बी स्टॉक, ऑप्शन सी प्रीपेड एक्सपेंस पूर्वदत्त व्यय, ऑप्शन डी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्राथमिक व्यय। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या शामिल है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो करंट एसेट में कैश इन हैंड शामिल है, कैश एट बैंक शामिल है, डेप्टर शामिल हैं, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक्स और इन्वेंट्रीज, सन्ड्री सप्लाईज, एनी अदर अमाउंट्स रिसीव्ड विद इन 1 ईयर, ये सब जो है वो करंट एसेट में शामिल है। वहीं करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या शामिल है, तो देखें क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ड्यू आर पेबल, रिजर्व फॉर अनबिल्ड एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स पेबल, एनी अदर अमाउंट्स पेबल विद इन 1 ईयर, ये करंट लाइबिलिटी में शामिल है। अब ऑप्शंस की बात करें तो इसमें पहला ऑप्शन है डेप्टर्स, तो जाहिर सी बात है ये करंट एसेट में शामिल है। स्टॉक ये भी करंट एसेट में शामिल है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट में शामिल। हाँ, ऑप्शन डी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्राथमिक व्यय ये करंट एसेट का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्राथमिक व्यय करंट एसेट में शामिल नहीं है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनली विच रेशियो इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज। सामान्यतया किस अनुपात की गणना प्रतिशत में की जाती है? ऑप्शन ए सॉल्वेंसी रेशियो शोधन क्षमता अनुपात, ऑप्शन बी एक्टिविटी रेशियो कार्यशीलता अनुपात, ऑप्शन सी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लाभदायकता अनुपात, ऑप्शन डी फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो वित्तीय स्थिति अनुपात। रेशियो एनालिसिस के अंतर्गत जनरली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को परसेंटेज में शो किया जाता है। तो इसलिए यहाँ जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन सी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो लाभदायकता अनुपात सामान्यतया परसेंटेज में गणना किए जाते हैं या शो किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेट वर्थ ऑफ ए बिजनेस इज। एक व्यवसाय की नेट वर्थ है। ऑप्शन ए इक्विटी शेयर कैपिटल समतांश पूंजी, ऑप्शन बी टोटल एसेट कुल संपत्ति, ऑप्शन सी टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी कुल संपत्तियां माइनस कुल दायित्व, ऑप्शन डी टोटल रियल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी कुल वास्तविक संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व। किसी भी बिजनेस के नेट वर्थ का जो मतलब होता है वह होता है
ओनर्स कैपिटल, प्रोप्राइटर कैपिटल या कंपनी के लिए बात करें तो शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का कैलकुलेशन इन दिए गए ऑप्शन में से डी ऑप्शन के अनुसार होता है, जो है टोटल रियल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अर्थात कुल जो मार्केटेबल एसेट होती हैं बिजनेस की, कंपनी की, उसमें से कंपनी के सभी एक्सटर्नल लाइबिलिटी को यदि माइनस कर दिया जाए तो कंपनी की नेट वर्थ पता चल जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, टोटल रियल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी इज इक्वल टू नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन करेंट लाइबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन गैर चालू संपत्ति है? ऑप्शन ए मॉर्गेज लोन, बंधक ऋण। ऑप्शन बी बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष। ऑप्शन सी आउटस्टैंडिंग सैलरी, अदत्त वेतन। ऑप्शन डी बिल्स पेबल, देय विपत्र। इसमें ऑप्शन बी की बात करें, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये करेंट लाइबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी करेंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत आएगा। बिल्स पेबल ये भी करेंट लाइबिलिटी के अंतर्गत आएगा। लेकिन मॉर्गेज लोन की बात करें तो ये नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंतर्गत आता है। ये लॉन्ग टर्म में पेबल होता है मॉर्गेज लोन, तो इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मॉर्गेज लोन इज नॉन करेंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज, मशीन पर ह्रास है, सोर्स ऑफ फंड, कोष का स्रोत। ऑप्शन बी एप्लीकेशन ऑफ फंड, कोष का प्रयोग। ऑप्शन सी फंड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, विनियोजन गतिविधि को कोष। ऑप्शन डी नो फ्लो ऑफ फंड, कोष प्रवाह नहीं। आइए इस प्रश्न का उत्तर जानने के पहले सबसे पहले हम लोग जाने फंड क्या है और फंड का फ्लो क्या है और ये कैसे फंड का फ्लो होता है। हम में से हर कोई बैलेंस शीट से तो परिचित है ही। बैलेंस शीट के दो हिस्से होते हैं, एक लाइबिलिटी साइड और दूसरा एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड को ही इक्विटी एंड लाइबिलिटी के नाम से कंपनीज बैलेंस शीट में जानते हैं, जबकि एसेट साइड दूसरा साइड होता है। बैलेंस शीट के दोनों साइड का स्ट्रक्चर नॉर्मली दो तरीके से हम बांट सकते हैं। पहला, यदि लाइबिलिटी साइड में देखें तो ऊपर वाला हिस्सा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के लिए होता है और सबसे नीचे बॉटम साइड में करंट लाइबिलिटीज के लिए होता है। ठीक ऐसे ही एसेट साइड में पहला जो हिस्सा होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है फिक्स एसेट को रिप्रेजेंट करता है और नीचे वाला हिस्सा करंट एसेट को रिप्रेजेंट करता है। कुछ इस प्रकार से बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर होता है। स्टूडेंट, यहाँ फंड का जो मतलब होता है वह होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। यानी करेंट एसेट में से यदि करेंट लाइबिलिटीज को हटा दिया जाए तो जो वैल्यू आती है उसी को हम फंड कहते हैं। नॉर्मली इसी को वर्किंग कैपिटल के भी नाम से जाना जाता है। फंड फ्लो एनालिसिस इसी वर्किंग कैपिटल या फंड के फ्लो की एनालिसिस है। यहाँ हमें ये जानना होगा कि कब फंड का फ्लो होता है और कब फंड का फ्लो नहीं होता है। तो यहाँ हम आप सबको बता दें कि यदि करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, किसी बिजनेस एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप यदि करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो लेकिन करेंट एसेट पर इसका कोई प्रभाव न पड़े तो यहाँ फंड का फ्लो होगा। यानी यहाँ वर्किंग कैपिटल जो है वह यदि करेंट लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी और करेंट लाइबिलिटी यदि डिक्रीज हो जाती है तो फंड या वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यह घटना या बढ़ना एक तरीके से फंड का फ्लो है। यदि फंड बढ़ता है, रेज होता है, तो उसको कहते हैं सोर्स ऑफ फंड और यदि फंड कम होता है तो उसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। दूसरा, ठीक इसी प्रकार से यदि देखें करंट एसेट में यदि कोई इंक्रीज हो या डिक्रीज हो लेकिन करंट लाइबिलिटी में कोई परिवर्तन न हो तो इस दशा में भी फंड का फ्लो होगा। क्यों? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का जो मैच है वह डिस्टर्ब होगा, इसलिए फंड भी डिस्टर्ब होगा। तो फंड या तो बढ़ सकता है या तो फंड
कम हो सकता है, और बढ़ता है तब भी फंड का फ्लो है और घटता है तब भी फंड का फ्लो है। बढ़ता है तो फंड का इनफ्लो है इसलिए फंड बढ़ जाता है, और यदि फंड कम होता है तो फंड का आउटफ्लो है इसलिए फंड कम हो जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने जाना कि फंड का फ्लो तब हो सकता है जब करंट लायबिलिटी बढ़े या घटे लेकिन करंट एसेट उतनी ही बनी रहे, तब फंड का फ्लो हो सकता है। और यदि इसके अपोजिट करंट लायबिलिटी में कोई चेंज ना हो लेकिन करंट एसेट बढ़े या घटे, तब भी फंड का फ्लो हो सकता है। साथ ही बिजनेस की कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके परिणाम स्वरूप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट एसेट में यदि परिवर्तन होता है तो इस दशा में भी फंड का फ्लो हो सकता है। वहीं यदि करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को एक साइड में इफेक्ट करे और दूसरे साइड में करंट लायबिलिटी को इफेक्ट करता है, तो यहाँ पर भी फंड का फ्लो होगा, फंड का बहाव होगा। वहीं अगली कंडीशन हो सकती है कि यदि करेंट एसेट और फिक्स एसेट में किसी ट्रांजैक्शन के परिणाम स्वरूप परिवर्तन हो जाए, यानी एक साइड में फिक्स एसेट में परिवर्तन हो और इक्वली यदि करेंट एसेट में परिवर्तन हो जाए, तब भी फंड का फ्लो होगा। साथ ही यदि करेंट लायबिलिटी में कोई परिवर्तन हो और फिक्स एसेट में परिवर्तन हो, यानी कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो जिसके परिणाम स्वरूप फिक्स एसेट में परिवर्तन हो जाए और करंट लायबिलिटी में भी परिवर्तन हो जाए, तो इस दशा में फंड का फ्लो होगा। तो ये कुल जो इतनी कंडीशंस हैं इनमें फंड का फ्लो होता है। हमें यह पहचानना है कि किसी ट्रांजैक्शन के परिणाम स्वरूप क्या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, या करंट लायबिलिटी और फिक्स एसेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट एसेट के बीच में हो रहा है, या फिक्स एसेट और करंट एसेट के बीच में हो रहा है। तो इन दशाओं में फंड का फ्लो हो सकता है। लेकिन वहीं यदि कोई ट्रांजैक्शन जिसके एक पक्ष में लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पर प्रभाव पड़ता हो और उसका दूसरा पक्ष फिक्स एसेट को प्रभावित करता हो, तो इस दशा में फंड का फ्लो नहीं होगा। वहीं यदि कोई ट्रांजैक्शन एक तरफ करंट लायबिलिटी को इफेक्ट करता हो और दूसरी तरफ करंट एसेट को इफेक्ट करता हो, तो यहाँ भी फंड का फ्लो नहीं होगा, यानी कोई फंड का फ्लो नहीं होगा। फंड का फ्लो केवल उसी दशा में हो सकता है जब एक तरफ करंट और दूसरे तरफ लॉन्ग या फिक्स का इफेक्ट हो, तो वहाँ पे फंड का फ्लो होता है। अब हम अपने यदि प्रश्न पे आ जाएं, तो प्रश्न यह है कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, क्या इससे फंड का फ्लो होगा? तो देखें, डेप्रिसिएशन के वजह से मशीनरी किस में एग्जिस्ट करती है? तो मशीनरी फिक्स एसेट का हिस्सा है। फिक्स एसेट में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, लेकिन क्या इसका इफेक्ट करंट एसेट पे पड़ेगा या करंट लायबिलिटी पे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई फंड का फ्लो नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नो फ्लो ऑफ फंड, कोष का प्रवाह नहीं। इस प्रकार यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फंड? कोष क्या है? ऑप्शन ए टोटल करेंट एसेट, कुल चल संपत्ति। ऑप्शन बी टोटल फिक्स एसेट, कुल अस्थाई संपत्ति। ऑप्शन सी कैपिटल पूंजी। ऑप्शन डी वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी। तो इस पर अभी डिस्कशन हो चुका है, आई थिंक आप सबको इसका आंसर पता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी वर्किंग कैपिटल। फंड को ही हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, या वर्किंग कैपिटल का जो कॉन्सेप्ट है उसे ही हम फंड कहते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्किंग कैपिटल इज कार्यशील पूंजी है। ऑप्शन ए करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। ऑप्शन बी टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। ऑप्शन सी फिक्स एसेट माइनस करेंट एसेट। ऑप्शन डी करेंट एसेट प्लस करेंट लायबिलिटी। तो इसका भी आंसर आप सभी को मालूम है, अभी इस पर हमने आपको बताया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू फंड आर वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स
ड्यू टू परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज, अस्थायी संपत्तियों के क्रय के कारण अस्थायी संपत्तियों में वृद्धि है। ऑप्शन ए सोर्स ऑफ फंड, कोष का स्रोत। ऑप्शन बी एप्लीकेशन ऑफ फंड, कोष का प्रयोग। ऑप्शन सी इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी में वृद्धि। ऑप्शन डी नो फ्लो ऑफ फंड, कोष का प्रवाह नहीं। यहाँ देखें इस ट्रांजैक्शन के कारण करेंट एसेट में कमी हो जाएगी। कैसे? तो जब फिक्स एसेट परचेज की जाएगी तो एक तरफ फिक्स एसेट बढ़ेगी जो कि फिक्स एसेट साइड है, दूसरी तरफ करेंट एसेट से कैश जाएगी यानी कैश कम होगी, और कैश कम होने से करेंट एसेट भी कम होगी। तो एक तो बात क्लियर है कि यहाँ फंड का फ्लो है, क्योंकि एक तरफ फिक्स है और दूसरी तरफ करेंट है, तो फंड का फ्लो है। लेकिन अब ये फंड का कौन सा फ्लो है? तो फंड यदि कम होता है तो एप्लीकेशन ऑफ फंड कहते हैं, और यदि फंड बढ़ता है तो इसको सोर्स ऑफ फंड कहते हैं। तो इस ट्रांजैक्शन के वजह से करेंट एसेट में कमी आएगी, और करेंट एसेट में कमी आने की वजह से फंड जो है वो कम हो जाएगा, और फंड का कम होना एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है। तो इसलिए यहाँ जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी एप्लीकेशन ऑफ फंड, कोष का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेमेंट ऑफ टैक्स इज, कर का भुगतान है। फिर यहाँ देखें अभी वही लॉजिक हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। यदि टैक्स का पेमेंट करते हैं तो कैश कम होता है, यानी जो करेंट एसेट है वो कम हो जाएगी, और करेंट एसेट यदि कम हो जाती है, लायबिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर फंड जो है वो कम हो जाएगा। अब फंड का कम होना एप्लीकेशन ऑफ फंड है, तो यहाँ भी जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी एप्लीकेशन ऑफ फंड, कोष का प्रयोग, यानी पेमेंट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इज, देनदारों से नगद प्राप्ति है। ऑप्शन ए सोर्स ऑफ फंड, कोष का स्रोत। ऑप्शन बी एप्लीकेशन ऑफ फंड, कोष का प्रयोग। ऑप्शन सी डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी में कमी। ऑप्शन डी नो फ्लो ऑफ फंड, कोष का प्रवाह नहीं। तो यहाँ देखिए ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखें, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो कैश रिसीव्ड है तो कैश का हिस्सा तो बढ़ेगा, लेकिन डेटर में कमी हो जाएगी, और यह दोनों ही करेंट एसेट के हिस्सा है, यानी डेटर भी करेंट एसेट में आता है और कैश भी करेंट एसेट में आता है। यानी इस ट्रांजैक्शन से जितना डेटर में कमी होगी वहीं उतना ही ठीक इक्वल कैश जो है वो बढ़ जाएगा। तो करेंट एसेट पर यहाँ कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, न तो करेंट एसेट कम होगी न करेंट एसेट बढ़ेगी। और चूंकि ये दोनों ट्रांजैक्शन करेंट एसेट को ही इफेक्ट करता है, तो यहाँ पर फंड का कोई फ्लो नहीं होगा, क्योंकि फंड का फ्लो तो केवल उसी परिस्थिति में हो सकता है जब एक तरफ करेंट हो और एक तरफ फिक्स हो, या एक तरफ करेंट हो और एक तरफ लॉन्ग हो। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नो फ्लो ऑफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज, कार्यशील पूंजी में वृद्धि है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन ऑफ फंड, कोष का प्रयोग। ऑप्शन बी सोर्स ऑफ फंड, कोष का स्रोत। ऑप्शन सी नो फ्लो ऑफ फंड, कोष का प्रवाह नहीं। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। किसी पर्टिकुलर पीरियड में बिजनेस एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप वर्किंग कैपिटल में क्या परिवर्तन हुआ है, इसको चेक करने के लिए एक स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं फंड फ्लो में, जिसे कहते हैं स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ क्या करते हैं, तो करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के चेंज के आधार पर वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज हुआ है, इट मीन्स वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है या वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुई है, इसे ज्ञात किया जाता है। तो यदि वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होती है तो इसे फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्स ऑफ फंड की तरह ट्रीट किया जाता है और सोर्स ऑफ फंड की तरफ दिखाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में। वहीं यदि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है, वर्किंग कैपिटल में कोई इंक्रीमेंट होता है, तो इसको हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट में
एप्लीकेशन ऑफ फंड या यूज ऑफ फंड की तरफ दिखाते हैं और इसे यूज ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड माना जाता है। इस प्रकार यदि इस प्रश्न का आंसर देखें, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज, वर्किंग कैपिटल में यदि इंक्रीमेंट होता है, यदि इंक्रीज होती है वर्किंग कैपिटल, तो क्या इसे एप्लीकेशन ऑफ फंड मानेंगे या सोर्स ऑफ फंड मानेंगे? नो फ्लो ऑफ फंड का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया, तो इस प्रकार देखें, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, एप्लीकेशन ऑफ फंड। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैन बी ट्रीटेड एज, कर के लिए प्रावधान को माना जा सकता है। ऑप्शन ए ओनली करेंट लाइबिलिटीज, ऑप्शन बी ओनली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ऑप्शन सी ओनली नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ऑप्शन डी एनी वन ऑफ दीज, ए आर बी। स्टूडेंट्स, आप सबको बता दें कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जहाँ तक प्रश्न है, इसे करेंट लाइबिलिटी भी माना जा सकता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी माना जा सकता है, लेकिन ओनली करेंट लाइबिलिटीज कहना भी उचित नहीं है, ओनली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी कहना उचित नहीं है। इन दोनों ही परिस्थितियों को लागू किया जा सकता है, इनमें से कोई एक को लागू किया जा सकता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वह है एनी वन ऑफ ए आर बी, ए अथवा बी में से कोई एक माना जा सकता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द टोटल ऑफ सोर्स साइड एक्सीड द टोटल ऑफ एप्लीकेशन साइड, द अफेक्ट ऑफ इट इज, जब कुल स्रोतों का योग कोषों के प्रयोग के योग से अधिक होता है तो इसका प्रभाव होता है। अभी हमने आप सबको बताया है, फंड फ्लो स्टेटमेंट दिखाया है, आप यहाँ देख सकते हैं। यदि सोर्स साइड यदि अधिक है, ज़्यादा है कंपेयर टू एप्लीकेशन साइड, तो एप्लीकेशन साइड में जो अंतर होता है, जो बैलेंस होता है, उसे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कहते हैं, कार्यशील पूंजी में वृद्धि कहते हैं, या यह इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल के कारण होता है या कार्यशील पूंजी में वृद्धि के कारण होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है इस प्रश्न का वह है ऑप्शन ए, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी में वृद्धि। प्रिय विद्यार्थियों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।